कल क्या करा रहा था आपको मैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया था ताकि मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का जो आइडिया है वो समझा सकूं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि अगर आपने अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर दिया तो वो हर ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर कॉल होगा, और अगर आपने उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड, उसको पैरामीटराइज्ड बोलते हैं, मतलब कि उसका एक पैरामीटर बना दिया तो हर बार वो कॉल होते वक्त वैल्यू मांगेगा। कल मैंने आपको आइडिया दिया था कि जिस तरीके से हम इनिशियलाइजेशन इंट की कर सकते हैं कि भाई एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन हम उसको वैल्यू दे सकते हैं, तो वैसा ही काम मैं ऑब्जेक्ट के लिए करना चाह रहा था। ऑब्जेक्ट के लिए मतलब मेरी टेस्ट क्लास थी और टेस्ट क्लास की टी ऑब्जेक्ट बनाई और इसको वैल्यू दे दी। वैल्यू देने के अलग अलग तरीके होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये सिंपल केस में जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा, उसका डाटा मेंबर होगा, उसमें हम असाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ब्रैकेट में देनी पड़ेंगी वैल्यूज। तो अब मैंने ये काम करना था। इस काम को करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया और उस कंस्ट्रक्टर को एक पैरामीटर उसमें दे दिया और ये वाली वैल्यू उसको एज आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगी। तो जब किसी फंक्शन का पैरामीटर होगा तो कॉलिंग के वक्त वो पैरामीटर तो वैल्यू डिमांड करेगा, और जब जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तब तब वो वैल्यू मांगेगा। अब आप कहते हो जी मेरे को इसकी वैल्यू तो मैंने दे दी टी की, तो लेकिन T2 की तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, T2 की वैल्यू मैं नहीं देना चाहता। तो ऑब्जेक्ट तो मैं क्रिएट कर रहा हूं लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा। तो लेकिन अब समस्या क्या है कि T2 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगी तो फिर ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, वो कंस्ट्रक्टर वैल्यू मांगेगा, आर्ग्यूमेंट मांगेगा अपने पैरामीटर के लिए, वो हमारे पास है नहीं या हमने दी नहीं, तो समस्या हो गई, एरर आ जाएगी। अब उस एरर को कैसे दूर करेंगे? उस एरर को दूर करने का तरीका ये है कि आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाओ। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे बनेंगे? उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है और फंक्शन की ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करनी है, और ओवरलोडिंग करने के प्रोसेस में हम एक कंस्ट्रक्टर ये जरूर बनाएंगे। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जब बनाने लगेंगे तो हम चाहे एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाएं, दो वाला बनाएं, वो अलग बात है, लेकिन एक इसको बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कि अगर कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे, इनिशियलाइज नहीं कर रहे किसी वैल्यू को, तो भैया फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कुछ नहीं मांगता, ये कुछ नहीं मांगता, वॉइड है, इसका मुंह है ही नहीं। आप कहाँ इसको दाना डालोगे? दाना डालने की जगह ही नहीं है, ये तो संत आदमी है। तो कॉल तो उसने करना है ऑब्जेक्ट ने क्रिएट होते वक्त, तो ऑब्जेक्ट कॉल करेगी और वैल्यू वो कहेगी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है भाई देने के लिए, तो वो जब मैचिंग करेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर उसके सीध में आ जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वैल्यू वाला आप करना चाहते हो तो वैल्यू वाला कर लो भाई। दूसरा टेस्ट इन आई, इसको ए कर लो। अगर टेस्ट क्लास कल मैंने बताई थी आपको, टेस्ट क्लास में इंट आई था डाटा मेंबर, तो ए को कर लो इसको और फिर कर लो अंदर आई इज इक्वल टू कि भाई आई डाटा मेंबर की वैल्यू ए वाली हो जाएगी, जो ये रिसीव करेगा वो वैल्यू आई को चली जाएगी। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया।
ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब तीसरा स्टेप देखो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आप एक फंक्शन बनाते हो, उस फंक्शन के पैरामीटर भी डिक्लेयर करते हो। तो पैरामीटर को क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। कब चाहिए? जब वो फंक्शन कॉल होगा, कॉलिंग टाइम में उसको वैल्यू चाहिए। अब अगर हम उसको वैल्यू नहीं देते कॉलिंग टाइम में, कॉल करते वक्त, तो वो एरर देगा। तो उस एरर को अवॉइड करने का, उस एरर को ख़त्म करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप उन पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। लेकिन वो कहाँ करोगे? 3 स्टेप होते हैं फंक्शन के, बताए थे मैंने फंक्शन यूज करने के प्रोसेस में। पहला स्टेप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, उसमें तो खाली हमने उनकी टाइप बतानी होती है, वेरिएबल का भी कोई जिक्र करना नहीं होता। तो वहाँ पर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप, फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो मेन से बाहर आकर। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के प्रोसेस में जो आप उसकी हेडर स्टेटमेंट लिखते हो, उसको हेडर बोलते हैं फंक्शन की। तो हेडर स्टेटमेंट में आप वेरिएबल का भी जिक्र करते हो, वेरिएबल का नाम भी लिखते हो। वहाँ पर आप उसके आगे इजिकल टू लगाकर वेरिएबल के नाम के आगे कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानी जाएगी। उसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन को कॉल करने पर अगर हम उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे वैल्यूज नहीं दे रहे, तो उसके हेडर में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है, असाइन कर रखी है वैल्यू, वो उसको सेट हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये काम। मान लो आपने फंक्शन बनाया, वो क्लास का मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है। मैं नॉर्मल फंक्शन से समझा देता हूँ आपको। ये मेन है और ये आपने void add int int, ये ऐड फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने लिख दिया। अब मैं इस ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, स्टेप 2। तो यहाँ पर मैं void add int i, पहले तो मैं इतना करता था int i कोमा int j, ऐसे लिखता था। अब मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, तो इस i के आगे जो भी वैल्यू मैंने देनी है, मैंने 0 लिखना है तो 0, j के आगे 0 लिखना है या 1 लिखना है तो 1। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू दोगे, जरूरी नहीं है 0 ही देनी है, 1 ही देनी, एनी वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू, जो भी इसके लिए लीगल वैल्यू है इंट टाइप के लिए, तो आप यहाँ पर जो वैल्यू दे दोगे वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानी जाएगी। और ये एक्टिव कब होगी, कब इसका यूज होगा, कि जब आप फंक्शन कॉलिंग में, मान लो आपने ये ऐड फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पर डिफाइन किया, और यहाँ पे आपने ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। आप कॉल करते वक्त यहाँ पर इसको वैल्यू दे देते हो 5, 10, तो इसकी वैल्यू i की वैल्यू 5 बन जाएगी, j की वैल्यू 10 बन जाएगी। सिंपल बात है। तो इनका रोल क्या रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। ये जो डू नॉट केयर वाला काम होता था ना, के मैप बनाते थे आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, के मैप में फाई होता था एक, आप किसी सेल में फाई लिखते थे, वो डोंट केयर का मतलब होता था उसका कि भाई अगर इस सेल को कहीं कॉम्बिनेशन में बनता है, ये 2 के जोड़े में या 4 के जोड़े में या 8 के जोड़े में आता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो आप उसको यूज करो। और अगर वो नहीं यूज हो रहा तो भाई उसकी टेंशन मत लो, उसको अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में,
वो छोड़ दो उसको, तो वो डोंट केयर वाला काम होता था। तो ये डोंट केयर वाली सिचुएशन है। अगर तो इनकी वैल्यू आ गई कॉलिंग के दौरान, कॉलिंग करने पर, तो इनकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अगर इनको वैल्यू नहीं देता, मान लो मैं ये कहता हूँ जी मैंने तो खाली 5 लिखा है, अब ये भी समझ लो कैसे होगा मामला, कि मैंने 5 लिखा है, तो एक वैल्यू लिखी है, तो एक वैल्यू लिखी है तो ये फर्स्ट वैल्यू मानी जाएगी कि भाई फर्स्ट वैल्यू है ये। तो फर्स्ट वैल्यू तो फर्स्ट वेरिएबल को चली गई आई को, लेकिन दूसरी वैल्यू तो लिखी नहीं भाई। दूसरी वैल्यू नहीं लिखी तो दूसरी वैल्यू जे की वैल्यू उसको नहीं मिली, तो फिर ये अपनी वैल्यू यूज करेगा। क्लियर होगी बात? इसको आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। अच्छा, अब आप ये कहते हो कि जी मैंने तो सिर्फ ये जो 2 वेरिएबल हैं आई और जे, इन 2 वेरिएबल में से सिर्फ एक वेरिएबल की ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगा। हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, काट दो, किसका है ये समस्या, पता नहीं कौन है। तो आप ये कहते हो जी ये जो 2 वेरिएबल मैंने यूज करे हैं, 2 पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स में से सिर्फ एक पैरामीटर की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलाउड है, लेकिन एक पैरामीटर की वैल्यू तो सप्लाई होनी ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो अब उन दोनों पैरामीटर्स में से जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यूज करोगे, उस पैरामीटर को राइट साइड में दूसरे नंबर पे, अगर 3 वेरिएबल हैं तो तीसरे नंबर पे, लास्ट वाले नंबर पे, फिर आ गया, सुनना ही पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा।